हेलो दोस्तों, हम लोग आज जो है टॉपिक नंबर 18 पढ़ेंगे लूसेंट का प्राचीन भारत में शक। तो चलिए शक पढ़ते हैं। आगे जो भी है टॉपिक नंबर 17 तक जो है लूसेंट का हम लोग पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। विस्तार से पढ़ाया गया है 360 डिग्री MCQ के साथ। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए। शक, यूनानियों के बाद शक आए, यानी कि यूनानियों के बाद क्या आया तो शक आए। शक आया, यूनानियों के बाद शक आए। शकों के 5 शाखाएं थी, यानी कि शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। और हर जो शाखा थी और हर शाखा की जो है भारत में और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में क्या थी तो राजधानी थी किसकी तो शकों की। तो सबसे पहले आए कौन, ISKP, ऐसे ही याद रखिएगा, ISPK ये याद रखने का क्रम है। तो आई मतलब इंडो ग्रीक, यानी कि हिंद यूनानी। उसके बाद से एस से शक हो गया, पी से उसके बाद पल्लव पढ़ेंगे, उसके बाद के से कुषाण है तो कुषाण पढ़ेंगे। तो ये क्रम है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो यूनानियों के बाद कौन है तो शक है। शकों की कितनी शाखाएं थी तो 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में क्या थी तो अलग अलग भागों में थी। तो यहाँ पर MCQ करते जा रहे हैं। चलिए 360 डिग्री MCQ कर ले, क्योंकि एग्जाम में MCQ ही पूछेगा। सवाल है कि शकों के पहले कौन आए थे तो हिंद यूनानी याद रखना होगा, हिंद यूनानी यानी हिंद यूनानी। और उसके बाद हिंद यूनानी के बाद कौन आए तो शक आए। अगला सवाल देखेंगे, शकों की कितनी शाखाएं थी, कितने शाखाएं थी तो शकों की 5 शाखाएं थी और सबकी राजधानी जो है अलग अलग भागों में थी, भारत और अफगानिस्तान में, क्योंकि उस समय जो है भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, अफगानिस्तान तक भारत था। महाभारत में आप जो है गांधारी जो थी गंधार की रहने वाली थी, जो आज के समय में अफगानिस्तान में पड़ता है, जिसे कंदहार कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत एवं पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। यानी कि इसकी पहली शाखा जो थी, इसकी पहली शाखा की राजधानी कहाँ थी तो अफगानिस्तान थी। कहाँ तो अफगानिस्तान। दूसरी शाखा की पंजाब में, यानी पंजाब में थी और राजधानी थी तक्षशिला। तीसरी शाखा थी मथुरा में, चौथी शाखा थी पश्चिमी भारत और पांचवी शाखा थी ऊपरी दक्कन थी। तो ये पांचों जो है शाखाएं थी इनकी अलग अलग क्षेत्रों में। तो आपको इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि पहली शाखा शकों की कहाँ थी तो अफगानिस्तान में थी, दूसरी शाखा कहाँ थी तो पंजाब, राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय चाणक्य के समय में, चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे और आज के समय जो है तक्षशिला जो पाकिस्तान में पड़ता है। तीसरी शाखा जो है मथुरा में, चौथी शाखा जो है पश्चिमी भारत में और पांचवी शाखा जो ऊपरी दक्कन में थी, जहाँ पर ये प्रभुत्व स्थापित किए थे कौन तो शक। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रथम शक राजा मुआ था। प्रथम शक राजा कौन था तो मुआ था। प्रथम शक राजा कौन था तो मुआ था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक जो है मूलतः जो है मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए, और चरागाह की खोज में जो है भारत आए। ये जो है धन दौलत के लिए नहीं आए थे, बाकी जो भी आक्रमणकारी आए थे वो भारत की क्या है धन दौलतों के बारे में सुनकर यहाँ पर आए थे, आक्रमण किए थे। लेकिन पुर्तगाली व्यापार करने के लिए आए थे। पुर्तगाली या अंग्रेज हो जो भी व्यापार करने के लिए आते हैं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ कि राज करने लगे। तो ये लोग भी क्या है कि ये लोग आपके चरगाह की खोज में आए थे, चरगाह की खोज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन में एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया। 58 ईसा पूर्व में जो है उज्जैन के एक स्थानीय राजा जो है ने शकों को पराजित करके बाहर क्या किया खदेड़ दिया और अब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और विक्रमादित्य की क्या की उपाधि क्या की धारण की। यानी कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के, यानी कि उज्जैन के स्थानीय राजा ने शकों को क्या किया कि पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। कब तो 58 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पर जो है हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं ताकि याद हो जाए। 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। अब चलिए सवाल करते हैं MCQ में। 58 ईसा पूर्व में पहला सवाल जो है 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने किसको पराजित किया तो शकों को पराजित किया। किसको तो शकों को पराजित किया और बाहर खदेड़ दिया। फिर से सवाल है कि 58 ईसा पूर्व में कहाँ का एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया तो उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने। तीसरा सवाल है
किस ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित किया और बाहर बाहर खदेड़ दिया? तो 58 ईसा पूर्व में। 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और कौन सी उपाधि धारण की? तो आपका आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इस तरह से इस लाइन से 4 सवाल आपके बने। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है आपका सवाल ही पूछा जाता है और वो भी घुमाकर कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ, और शकों पर विजय के उपलक्ष्य में ही 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, और उसी समय से क्या होता है कि विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन जाती है, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। जिसकी संख्या जो है भारतीय इतिहास में क्या होता है कि 14 तक पहुंच गई। इस लाइन को जो है जहाँ तक हम लोग पढ़े हैं वहाँ तक जो है थोड़ा फिर से समझ लेते हैं, और MCQ फॉर्म में जो है हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, बना लेते हैं, ताकि हमको मतलब याद हो जाए। सवाल है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में किस ईसा पूर्व से एक नया संवत चलाया गया? तो 58 ईसा पूर्व से। फिर से सवाल है कि किसके विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया? तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल फिर से है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत चलाया गया, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम विक्रम संवत था। तो इस लाइन से 3 सवाल बने एक लाइन से। चलिए अगला सवाल। किस समय से जो है अगला सवाल है, किस समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई? किस समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई? तो 58 ईसा पूर्व से एक संवत यानी कि नया संवत चलाया गया, उसका नाम था विक्रम संवत। उसी समय से जो है विक्रमादित्य जो है एक लोकप्रिय उपाधि बन गई। और चलिए फिर से अगला सवाल, 5वां सवाल कि किस पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत चलाया गया, और उसी समय से जो है विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई? तो आपका आंसर होगा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। गुप्त सम्राट जो है चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक जो है विख्यात विक्रमादित्य था। यानी कि भारतीय इतिहास में जो है आपके विक्रमादित्य की उपाधि जो है 14 तक पहुंच गई। तो उसमें जो है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध विक्रमादित्य जो था वो था चंद्रगुप्त द्वितीय, सबसे अधिक फेमस था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से। तो सवाल है कि किस वंश का जो है कौन सा शासक सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था? तो आपका आंसर होगा गुप्त सम्राट या गुप्त वंश का चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि गुप्त सम्राट का सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय भी था। इस सवाल का भी जवाब चंद्रगुप्त द्वितीय ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शकों की उन शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। यानी कि शकों की जितनी भी शाखाएं थी, यानी कि 5 शाखाएं थी शकों की, तो उन जितनी भी शाखाओं में यानी उन 5 शाखाओं में जो पश्चिम भारत में जो स्थापित शाखा थी वो लंबे अरसे तक शासन किया। यानी कि वो लोग जो है पश्चिमी भारत में जो इनकी चौथी शाखा थी, ये लोग सबसे लंबे समय तक जो है भारत में शासन किए। बाकी जो शाखाएं थी वो लंबे अरसे तक शासन किए, लेकिन ज़्यादा लंबे तक शासन मतलब नहीं किए। तो इसलिए याद रखिएगा कि पश्चिम भारत में स्थापित जो है शाखा जो है सबसे लंबे अरसे तक शासन की शकों की। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार यानी कि गुजरात में जो है समुद्र किनारे गुजरात है, तो वहां से जो क्या होता था कि समुद्र से व्यापार होता था, तो इसके कारण जो है यह शाखा क्या हुई, काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में क्या की, चांदी के सिक्के जारी किए। तो कौन सी शाखा? तो पश्चिमी भारत में जो शाखा थी शकों की।
तो चलिए इसको देखते हैं एमसीक्यू के रूप में कि शकों की कौन सी शाखा जो है सोने के चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो शकों के चौथी शाखा जो थी गुजरात में थी, यानी पश्चिम भारत में गुजरात में। तो ये लोग जो है समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, यानी कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन प्रथम था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी गुजरात के बड़े भाग पर था। तो सवाल यहाँ पर करते चलेंगे कि शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो रुद्रदामन था, जिसका शासन जो है कब से कब तक था? तो 130 से 150 ईस्वी तक था। कब, कहाँ था? तो गुजरात के एक बड़े भाग पर था। तो सवाल है कि गुजरात के एक बड़े भाग पर शकों के सबसे प्रतापी शासक कौन था? जिसका था तो रुद्रदामन था, प्रथम था, उसी का था। तो फिर से समझ लेते हैं। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका जो शासन था वो 130 से 150 ईस्वी तक था और ये गुजरात के बड़े भाग पर था। इसने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील मौर्य द्वारा निर्मित जो झील थी उसका जीर्णोद्धार किया। तो जीर्णोद्धार किया किसने? तो रुद्रदामन प्रथम ने। किसका? तो अर्ध शुष्क जो सुदर्शन झील था उसका। ये जो अर्ध शुष्क सुदर्शन झील था किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो मौर्यों के द्वारा निर्मित किया गया था। और ये कहाँ था? तो गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में था। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से इसको समझ लेते हैं कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार शकों के किस प्रतापी शासक के द्वारा किया गया था? तो रुद्रदामन के द्वारा किया गया था, यानी रुद्रदामन प्रथम के द्वारा किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वंश के द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था? तो मौर्य वंश के द्वारा। किसका? तो सुदर्शन झील का। और ये कहा था? काठियावाड़ में। और इसका जीर्णोद्धार कौन किया? तो रुद्रदामन प्रथम ने किया। रुद्रदामन संस्कृत का क्या था? बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन जो है संस्कृत का बड़ा क्या था? प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किए, यानी कि उसी ने जो है रुद्रदामन जो क्या था? संस्कृत का क्या था? बड़ा प्रेमी था। उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख जारी किया। और वो अभिलेख कौन सा था? तो गिरनार अभिलेख था। तो सवाल है कि गिरनार अभिलेख किसके द्वारा जारी किया गया था? तो आपके रुद्रदामन प्रथम के द्वारा। किस भाषा में था? तो संस्कृत भाषा में था। और ये लंबा अभिलेख था, गिरनार अभिलेख। और इसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में ये अभिलेख को क्या किया? जारी किया। रुद्रदामन क्या था? तो संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे, यानी कि रुद्रदामन के पहले के सभी अभिलेख जो थे वो प्राकृत भाषा में रचित थे। लेकिन क्या होता है कि उसके बाद जो गिरनार अभिलेख है वो संस्कृत भाषा में थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। भारत में जो है शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। तो सवाल है कि भारत में शक राजा अपने आप को क्या कहते थे? तो क्षत्रप कहते थे। क्षत्रप कौन कहते थे? तो शक राजा कहते थे अपने आप को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पार्थियाई या पल्लव देखते हैं। पार्थियाई या पल्लव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थियाई लोगों का क्या हुआ? तो आधिपत्य हुआ। यानी पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद, यानी उनके बाद पार्थियाई यानी पल्लव लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा यानी गोंडू फर्निस था। सबसे प्रसिद्ध पार्थियाई राजा कौन था? तो गोंडू फर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया। और इसी के शासनकाल में जो है सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए कहाँ आया? तो भारत आया था। नोट, पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ? स्थान ईरान में था। पार्थियाई लोगों का मूल स्थान जो है ईरान में था। तो सवाल है कि पार्थियाई लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो ईरान में था। चलिए इसी के साथ से ये टॉपिक समाप्त हुआ। चलते हैं हम अगले टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक 19 नंबर टॉपिक देखते हैं। 19 नंबर टॉपिक कुषाण। तो 19 नंबर टॉपिक जो है कुषाण है, इसको शुरू करते हैं। पल्लव के बाद कुषाण आए। पल्लव के बाद जो है कुषाण आए, जो युची और तोखरी भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? युची और तोखरी। कौन? तो कुषाण।
तो पल्लव, यानी कि आई से इंडो ग्रीक पढ़ लिए, यानी हिंदी यूनानी, एस से शक पढ़ लिए, पी से अभी पल्लव पढ़े। इसके बाद से हम लोग अब जो है कुषाण के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पल्लव के बाद क्या है, ये पल्लव के बाद कौन है, तो अब कुषाण। तो कुषाण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए, तो पल्लव के बाद कौन है, तो कुषाण है। पल्लव के बाद कौन है, तो कुषाण है, जो यूची और तोखरी भी कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था, यानी कि यूची नामक एक कबीला था जो 5 कुलों में बट गया था। यूची नामक जो एक कबीला था वो 5 कुलों में बट गया था। इन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसेस था। तो यूची जो है, पहले तो कुषाण आए, इसके बाद तो पल्लव के बाद कुषाण आए, और ये यूची और टोकरी भी कहलाते थे। तो यूची नामक एक कबीला था, और ये कबीला जो है 5 क्या है कि भागों में बट गया था, और उन्हीं में से एक कौन थे, तो कुषाण थे। उन्हीं में से एक कुल के कौन थे, तो कुषाण थे। और कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो है कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो प्रतापी राजा कनिष्क था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था, और इनकी राजधानी जो है पुरुषपुर या पेशावर थी। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, जो आज के समय में पाकिस्तान में पड़ता है, पेशावर। तो सवाल है कि इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो कनिष्क था, और इनकी राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर थी। सवाल हम लोग यहाँ पर करते चलते हैं कि 5 कुलों में जो कबीला बटा था वो उस कबीले का क्या नाम था, तो यूची नाम था। और उन्हीं में से कौन थे, तो कुषाण थे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कडफिसेस था। कुजुल कडफिसेस कौन था, तो कुषाण वंश का संस्थापक था। और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो आपका कनिष्क था। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो पुरुषपुर या पेशावर थी, यानी कि आज का पाकिस्तान में पड़ता है। कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। तो सवाल है कि कुषाणों की द्वितीय राजधानी कहाँ थी, तो मथुरा थी। पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी, द्वितीय राजधानी मथुरा थी द्वितीय राजधानी। कनिष्क ने 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में एक संवत चलाया, जो शक संवत कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सवाल यहाँ पर करते जाएंगे कि कनिष्क ने कब जो है एक संवत चलाया, जिसे शक संवत कहा जाता है, तो 78 ईस्वी में, जो शक संवत कहलाता है। सवाल है कि कनिष्क ने 78 ईस्वी में जो शक संवत चलाया, मतलब जो संवत चला उसका नाम क्या है, तो शक संवत है, जिसका इस्तेमाल कौन करते हैं, तो भारत सरकार करती है शक संवत का। बौद्ध धर्म के चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर के में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। बौद्ध धर्म के चतुर्थ जो बौद्ध संगीति थी वो कनिष्क के शासन काल में ही कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का क्या था, तो अनुयायी था। यहाँ पर हम लोग अब सवाल करते जाएंगे। सवाल है कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो सवाल का आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म के कितने नंबर की संगीति हुई थी, तो चौथी नंबर की संगीति हुई थी। अगला सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो वसुमित्र किए थे इसकी अध्यक्षता। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो महायान संप्रदाय का अनुयायी था। हीनयान था और महायान, दो संप्रदाय में बट गया था बौद्ध धर्म, तो 2 भाग में बटा था, तो एक था हीनयान और दूसरा था महायान। तो कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट, चीनी जनरल पेन चाओ ने कनिष्क को हराया था। चीनी जनरल जो था, चीनी जनरल वो क्या कौन था, तो पेन चाओ था, और उसने जो है कनिष्क को क्या किया था, तो युद्ध में पराजित किया था, हराया था। तो सवाल है कि कनिष्क को
चीन का कौन सा जनरल था जिसने हराया था? तो पेन चौआ था, पेन चौआ था जिसने कनिष्क को हराया था। तो फिर से सवाल है कि चीनी जनरल कौन था जिसने जो है कनिष्क को हराया था? तो पेन चौआ। सवाल फिर से है कि चीनी जनरल पेन चौआ ने किसको हराया था? तो कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। आरंभिक जो है कुषाण शासक जो थे वो भारी संख्या में क्या किए कि स्वर्ण मुद्राएं जारी किए, जिनकी शुद्धता गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। जिनकी जो शुद्धता है गुप्त काल के जो स्वर्ण मुद्राएं थे उससे क्या थे? उत्कृष्ट है, यानी अच्छी है। सबसे पहले सवाल ये है, मैं पहले पढ़ा चुका हूँ कि सबसे पहले स्वर्ण सिक्का किनके द्वारा जारी किया गया था? तो इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यूनानी के द्वारा स्वर्ण सिक्का जारी किया गया था। और दूसरा सवाल है कि भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी कौन किए थे? मतलब बहुत भारी संख्या में, तो कुषाण शासकों ने किए थे, जिनकी जो है शुद्धता गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई थी उससे बेहतर थी। तो इसके बाद जो हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे, उसमें स्वर्ण मुद्राओं का क्या किया गया? जारी किया गया, लेकिन उसकी जो शुद्धता थी वो कुषाण यानी कि कनिष्क के यानी कि कुषाण वंश के में जो स्वर्ण मुद्राएं जारी की गई है उससे जो है ना बेहतर इसकी है, कुषाण के गुप्त काल से बेहतर है स्वर्ण मुद्रा। तो चलिए सवाल करते हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में कौन सी मुद्राएं जारी की? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की। कौन सी? तो स्वर्ण मुद्राएं। कौन सी? तो स्वर्ण मुद्राएं जारी की। जिनकी शुद्धता क्या थी? तो जिनकी शुद्धता जो है गुप्त काल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। इससे सवाल पूछा जाता है कि कुषाणों ने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। सवाल पूछेगा कि किसने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? तो कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, यानी कि शुद्ध जो है सिक्के वो भी सोने के, ये सबसे ज़्यादा जो है कुषाणों ने जारी किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए। कुषाणों ने जो है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी यानी उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। तो सवाल पूछेगा कि कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में किसके सिक्के जारी किए थे? तो सवाल का आंसर होगा तांबे के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनिष्क का राजवैद्य चरक। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। जो आयुर्वेद का क्या था? तो विख्यात विद्वान था, जिसने जो है संस्कृत में चरक संहिता की रचना की। जिसने जो है संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें जो है 8 भाग एवं 120 अध्याय है। जिसमें जो है 8 भाग है और 120 अध्याय है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या है? तो विश्वकोश कहलाता है। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। कौन? तो चरक संहिता। और ये कौन था? तो चरक का राजवैद्य था। तो सवाल करते जाएंगे। एक कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो आपका चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो चरक था। ये क्या था? तो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था। ये क्या था? आयुर्वेद का विख्यात विद्वान था, जिसने क्या किया था? तो संस्कृत में चरक संहिता की रचना की। जिसने जो है संस्कृत में चरक संहिता की रचना की, जिसमें जो है 8 भाग एवं 120 क्या है? अध्याय हैं। यह भारतीय चिकित्सा शास्त्र का क्या है? तो विश्वकोश कहलाता है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो चरक संहिता को कहा जाता है। ये इसमें कितने भाग है? 8 भाग और अध्याय कितने? 120 हैं। और ये किसका वैद्य था? तो चरक जो है कनिष्क का राजवैद्य था। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र हैं। महाविभास सूत्र के रचनाकार कौन है? तो वसुमित्र हैं। किसके? तो महाविभास सूत्र के। तो सवाल है कि वसुमित्र कौन है? तो महाविभास सूत्र के रचनाकार हैं। और महाविभास सूत्र के रचना कौन है? तो वसुमित्र हैं। इसे बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। इसे जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। तो सवाल पूछेगा कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश किसे कहा जाता है? तो महाविभास सूत्र को कहा जाता है। किसको? तो महाविभास सूत्र को जो है बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। कनिष्क के राजकवि कौन था? तो अश्वघोष था। इसने क्या किया? तो बौद्धों का रामायण यानी बौद्धों का रामायण बुद्ध चरित्र की रचना की। बुद्ध चरित्र की रचना की। तो सवाल है कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? तो अश्वघोष ने किया था। ये कौन था? तो कनिष्क का क्या था? तो राजकवि था। तो अब बुद्ध चरित्र क्या है? तो बौद्धों का क्या है? तो रामायण है। बौद्धों का क्या है? तो रामायण है। वसुमित्र जो महाविभास सूत्र का रचनाकार था। पार्स, नागार्जुन, महाचेत्र और संरक्ष भी कनिष्क के दरबार में विभूति थे। यानी कि ये सभी जो है कनिष्क के दरबार के विभूति थे। कौन कौन? तो वसुमित्र थे, पार्श्व थे, नागार्जुन थे, महाचेत्र थे और संरक्षक
ये सभी जो है कनिष्क के दरबार के क्या थे, विभूति थे। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन जो है नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक जो है माध्यमिक सूत्र, इनकी पुस्तक कौन सी है, तो माध्यमिक सूत्र किसकी है, तो नागार्जुन की। इनको क्या कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसमें जो नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है, इसमें जो नागार्जुन ने किसका सिद्धांत दिया है, तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। इसमें जो है नागार्जुन जी है, नागार्जुन जी सापेक्षता का सिद्धांत दिए हैं किसमें, तो माध्यमिक सूत्र में। इसका रचनाकार कौन है, तो नागार्जुन है। इनको क्या कहा जाता है, तो भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनिष्क की मृत्यु 102 में हो गई, और कनिष्क की जो मृत्यु है 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। सवाल पूछेगा कनिष्क की मृत्यु कब हुई, 102 ईस्वी में हो गई। और सवाल पूछेगा कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, तो वासुदेव था। सवाल इस तरह से पूछेगा वासुदेव कौन था, तो कुषाण वंश का अंतिम शासक था। नोट देखते हैं, नोट। कृष्ण राजा देवपुत्र कहलाते थे, भले कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। कुषाण जो राजा है देवपुत्र यानी देवता का पुत्र कहलाते थे, यानी देवों का पुत्र। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। यह जो उपाधि है कुषाण जो कहाँ से ली, तो चीनियों से ली। किसी से, तो चीनियों से ली। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासन काल में हुआ था। गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सवाल है कि गंधार शैली और मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था, तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। सवाल है कि कनिष्क के शासनकाल में किस कला का विकास हुआ था, तो गंधार शैली का और मथुरा शैली का। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। मथुरा जो संग्रहालय है उसमें जो है कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह जो है अधिक मात्रा में है। मथुरा संग्रहालय में किस कालीन यानी कि किस वंश के समय का मूर्तियों का संग्रह जो है अधिक मात्रा में है, तो कुषाणकालीन यानी कुषाण वंश के समय का जो है ना समय के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में किसमें, तो मथुरा संग्रहालय में। गंधार के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। गंधार कला के लिए यानी कि गंधार जो कला है उसके लिए कौन प्रसिद्ध है, तो तक्षशिला, जो आज के समय पाकिस्तान में है। तो तक्षशिला प्रसिद्ध है गंधार कला के लिए। गंधार कला के लिए प्रसिद्ध है यानी गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे पहले कुषाण थे, यानी रेशम जो मार्ग था जिससे होकर व्यापार होता था, ठीक है, सिल्क रूट जिसे कहा जाता है। तो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। कुषाण साम्राज्य में जो है मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने करवाया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। तो सवाल है कि रेशम मार्ग का आरंभ किसने करवाया था, तो कनिष्क ने करवाया था। कनिष्क ने क्या करवाया था, तो रेशम मार्ग का आरंभ करवाया था। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे, तो कुषाण थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट 1 देखते हैं। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। रेशम जो है बनाने की तकनीक का आविष्कार जो है सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चीन में हुआ था, चाइना में, चीन में। दूसरा, मथुरा यानी साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। मथुरा जो है साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का क्या था, तो निर्माण का केंद्र था। क्या, तो मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र यानी कि कपड़े का निर्माण का केंद्र था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो है वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। इसी काल में जो है बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी उसका निर्माण हुआ। किस काल में, तो कुषाण काल में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ, तो कुषाण काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। ये पढ़ चुके हैं। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। नोट जो चीनी जनरल पेन चौवा ने कनिष्क को हराया था, ये भी पढ़ चुके हैं। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की जिनकी शुद्धता गुप्तकाल के स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है, ये भी पढ़ सकते हैं। नोट कुषाण ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। कुषाण ने उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं और ये पढ़ चुके हैं। और आपका ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग, यानी बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, यहाँ बुद्ध की खड़ी प्रतिमा, ये सब पढ़ चुके हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। टॉपिक नंबर 20 संगम युग। अब हम लोग संगम युग पढ़ेंगे लुसेंट का। ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। यानी कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जो है हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं, तो संगम साहित्य कहा जाता है। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या है, तो परिषद
अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। जिनमें जो है तमिल कवि और विद्वान एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इनकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। तो ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे इसको फिर से। चलिए ध्यान से पढ़ना शुरू करते हैं। एक बार पढ़ लिए, अब इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। ऐतिहासिक युग का प्रारंभ, यानी कि ऐतिहासिक युग का जब प्रारंभ हुआ तो उस समय जो है दक्षिण भारत में का क्रमबद्ध इतिहास, यानी दक्षिण भारत का क्रमबद्ध जो इतिहास है, इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है, दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास हमें जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है कि ऐतिहासिक युग के प्रारंभ में दक्षिण भारत का क्रमबद्ध इतिहास जिस साहित्य से ज्ञात होता है उसे कौन सा साहित्य कहा जाता है? तो संगम साहित्य कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। संगम शब्द का अर्थ परिषद अथवा गोष्ठी होता है। संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिषद अथवा गोष्ठी होता है। तो सवाल है कि संगम शब्द का अर्थ क्या होता है? तो परिषद अथवा गोष्ठी होता है, जिनमें तमिल कवि एवं विद्वान एकत्र होते थे। जिनमें कौन होते थे? तो तमिल कवि और विद्वान क्या होते थे? एकत्र होते थे। प्रत्येक कवि अथवा लेखक अपनी रचनाओं को संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था। प्रत्येक कवि अथवा लेखक जो है अपनी रचनाओं को क्या करता था? तो संगम के समक्ष प्रस्तुत करता था तथा इसकी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद ही किसी भी रचना का प्रकाशन संभव था। यानी कि आप जो भी रचना किए हैं ये जो है संगम के समक्ष आपको जो है, संगम यानी समूह था, तो उस समूह के सामने जो संगम प्रस्तुत करना था और वो समूह उसको जो है देखती थी, पढ़ती थी और उसके बाद वो जो है आपको अनुमति देती थी। तभी जो है आपके जो भी रचना आप लिखे हैं उसका प्रकाशन संभव हो पाता था। अन्यथा अगर वहाँ से अनुमति नहीं मिलेगी तो आपका आपकी रचना का प्रकाशन संभव नहीं था। आज के समय में जो है, आज के जितना बहुत ही आसान है, बस जाइए प्रिंट कीजिए। बहुत तरीका है आज के समय में, AI का तरीका है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आज आसान है, पहले आसान नहीं था। परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। यानी कि परंपरा के अनुसार अति प्राचीन समय में क्या होता है कि पांड्य जो राजा थे, राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए। इनमें संकलित साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। इनमें संकलित जो है साहित्य को ही संगम साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। नोट देखते हैं। संगम साहित्य का संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों द्वारा विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। यानी कि संगम साहित्य का जो है संग्रह लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक तमिलों और विविध सामाजिक पृष्ठभूमि में किया गया था। उपलब्ध संगम साहित्य का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। उपलब्ध जो है संगम साहित्य उसका विभाजन जो है 3 भागों में किया जाता है। पहला कौन सा है? तो आपका पत्तु पत्तु पातु, दूसरा है इत्थु थोकई, तीसरा है पादी नैन किल्ला किल कनक्कू, पादी नैन किला किल कनक्कू, इस तरह से नाम होते हैं साउथ के। तो चलिए आगे देखते हैं। तिरुवल्लुवर यानी तिरुवल्लुवर जो थे इनको संत तिरुवल्लुवर कहा जाता है। कृत कुराल संत तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। यानी कि संत तिरुवल्लुवर कृत जो है कुराल तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ बताया जाता है। इसके विषय जो है त्रिवर्ग, आचार्य शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित है। इनके जो विषय हैं वो त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन एवं प्रणय से संबंधित हैं। किसके? तो संत तिरुवल्लुवर के कुराल। चलिए सवाल है कि तिरुवल्लुवर यानी संत तिरुवल्लुवर जो है इनके द्वारा कौन से रचना की गई है? तो कुराल नामक तमिल साहित्य की रचना की गई है। इसमें क्या है? त्रिवर्ग, आचार शास्त्र, राजनीति और आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित जो है विषय और बातें हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तमिल किंवदंतियों के अनुसार, यानी कि तमिल जो किंवदंती है उसके अनुसार प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था। यानी कि तमिल जो किंवदंती है उसके अनुसार जो प्राचीन दक्षिण भारत में 3 संगमों का आयोजन किया गया था, जिससे जो है मुचंगम कहा जाता था। जिसे जो है मुचंगम कहा जाता था। 3 संगम ये थे। प्रमुख संगम प्रथम संगम, मध्य संगम दूसरा संगम
एवं अंतिम संगम यानी तीसरा संगम। इतिहासकार तीसरे संगम काल को ही संगम काल मानते हैं और पहले दो संगमों को पौराणिक मानते हैं, यानी पहले जो दो संगम होते हैं उसको पौराणिक मानते हैं। स्थान, अध्यक्ष, संकलित महत्वपूर्ण ग्रंथ देखते हैं। प्रथम संगम जो है 4400 यानी कि 4440 वर्ष पूर्व जो है हुआ था, ये मदुरा में हुआ था। मदुरा जो है साउथ में है, तमिलनाडु में, तो मदुरा में हुआ था, समुद्र में विलीन हो गया। अध्यक्ष थे अगस्त्य, यानी कि अगस्त्य ऋषि क्या थे, अध्यक्ष थे। अकट्टियम परिपदाल, मदुनारई, मुद्दु कुरुकु तथा कलारी आविरई कोई भी इनमें जो है उपलब्ध नहीं है, समुद्र में विलीन हो गया। दूसरा संगम जो है 3700 वर्ष पूर्व हुआ था, कहाँ तक, कपाटपुरम, अलईवाई ये भी समुद्र में विलीन हो गया। ये इसके अध्यक्ष भी अगस्त थे। और तोल्कापियम तमिल व्याकरण रचनाकार तोल्कापियर, यानी कि तमिल व्याकरण जो है कौन है, तो तोल्कापियम है और उसके रचनाकार है तोल्कापियर है। पियर रचनाकार है और पियम जो है जो रची गई है तमिल व्याकरण वो है, तो याद रखिएगा, इससे सवाल पूछा गया है। तोल्कापियम क्या है, तो तमिल व्याकरण है, रचनाकार कौन है, तो तोल्कापियर। इससे भी पूछ देगा कि तमिल व्याकरण तोल्कापियर है कि तोल्कापियम है, तो कन्फ्यूजन हो जाइएगा। तो इसलिए याद रखिएगा कि तमिल व्याकरण जो है तोल्कापियम है, पीयम व्याकरण है और पियर रचनाकार है उसके। तीसरा संगम जो है 1850 वर्ष पूर्व, तीसरा संगम जो है 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में हुआ था। मदुरा जो है आपका तमिलनाडु में है और मदुरा में हुआ था। इसके अध्यक्ष जो है नक्कीरर, यानी कि इसके अध्यक्ष नक्कीरर हैं। और नेंदुन थोकई, कुरुन थोकई, नत्री नई, एनकुरु, भोरु, परिपादल, कुथु, वरई, पेरिसई, सित्रिसई आदि, ये सब क्या है कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है सभी। इसमें से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस पढ़ने के लिए, एक दो बार पढ़ने के लिए है। नोट देखते हैं। कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नयनार तिरुनाबुक रसु अपार ने किया। यानी कि कवियों और विद्वानों के परिषद के लिए संगम नाम का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 7वीं सदी के प्रारंभ में शैव संत नायनार तिरुनाबुक रसु अपार ने किया। तो इसको याद रखिएगा कि शैव संत नयनार के द्वारा या तिरुनाबुक रसु अपार ने किया किसका, तो संगम नाम का प्रयोग। कब, तो 7वीं सदी के प्रारंभ में। आई एम साउथ इंडियन जे, आई एम लुंगी मैन, आई एम कृष्ण अय्यरा मूत स्वामी जी, आई एम लुंगी ठातन जे। तो इस तरह के ये लोग, उनकी भाषा थोड़ी अलग होती है। चलिए संगम काल के बारे में विवरण, संगम काल के बारे में विवरण देने वाले अन्य स्रोत को हम लोग देखते हैं। पहला, अशोक अभिलेखों में जो है चोल, पांड एवं चेर के बारे में बताया गया है। यानी कि अशोक अभिलेख जो है उसमें चोल, चेर और पांड के बारे में बताया गया। मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी, टालमी जैसे यूनानी लेखकों ने पश्चिम और दक्षिण भारत के बीच वाणिज्यिक व्यापार संपर्कों के बारे में उल्लेख किया जाता है। कलिंग के खारवेल हाथी गुफा अभिलेख में तमिल राज्यों का उल्लेख है। 8वीं सदी ईस्वी में इरैयारनार अगपोरुल के भाष्य की भूमिका में 3 संगमों का वर्णन किया गया है। ये सारी चीज़ें हैं जिसमें दिया गया तमिल संगम के बारे में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो पूछ देगा, ये जो है कथन कारण में इस तरह के जो है पूछ देगा इनमें से उठाकर। इस संगम काल के बारे में किन किन स्रोतों में दिया गया है। कथन ए अशोक के अभिलेखों में, उसके बाद कथन बी कलिंग के खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख में। इस तरह से तो आपको पता होगा तो मारिएगा, नहीं पता होगा तो नहीं मारिएगा। तो इस तरह से भी सवाल किया जा सकता है कथन और कारण में। और जब आप जो है एग्जाम हो रहे हैं, बीपीएससी चाहे दरोगा हो, चाहे ईडी हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। थोड़ा लेवल अप किया गया है, तो फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत जरूरी है। अब इलांगोकृत शिल्पाधिकारम पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। यानी कि आपका इलांगोकृत यानी इलांगो के द्वारा रचित कौन है, तो शिल्पाधिकारकम है। शिल्पाधिकारम नामक क्या है, एक रचना है, तमिल रचना है, जिसका जो है हिंदी में पायलो का गीत एक उत्कृष्ट रचना है जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में माने जाते हैं, राष्ट्रीय काव्य के रूप में माने जाते हैं। तो सवाल पूछेगा कि तमिल रचना में या तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में कौन सी
रचना को मानी जाती है? तो ऑप्शन दे देगा शिल्पादिकारम, और भी 2-3 नाम दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है, तो शिल्पादिकारम है, जो तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में जानी जाती है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इलांगो के द्वारा लिखी गई है, इलांगो के द्वारा। नाम ये रखेगा इलांगो। इसमें 30 सर्ग है, इसमें जो 30 सर्ग है जिनमें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। इसमें जो है 30 सर्ग है जिन्हें 3 खंडों में लिपिबद्ध किया गया है। यह बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य, यह जो है बौद्ध रुझान वाला महाकाव्य है। इसमें कावेरी पट्टम के कोवलन, इसमें जो है कावेरी पट्टन के कोवलन और उसकी पत्नी कणगी एवं नर्तकी माधवी के प्रेम कहानी है। जो है ये जो आपका राष्ट्रीय काव्य है कौन सा? तो शिल्पादिकारम। इसमें क्या है कि यह बौद्ध रुझान वाला क्या है? तो महाकाव्य है, यानी बौद्ध रुझान से संबंधित महाकाव्य है। कौन? शिल्पादिकारम। और ये इसमें जो है कावेरी पट्टन का जो कोवलन है और उसकी एक पत्नी है, कावेरी पट्टन का रहने वाला कोवलन है और उसकी पत्नी है, एक नर्तकी है। कौन? तो माधवी। और इन जो है क्या है? तो प्रेम कहानी है। किसमें? तो शिल्पादिकारम में। ये कौन लिखा है? तो इलांगो के द्वारा लिखा गया है। मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी सितलय सतनार ने मणिमेकलाई की रचना की है। मदुरै के बौद्ध धर्मावलंबी व्यापारी कौन था? तो सितलय सतनार था। इसने जो है मणिमेकलाई की रचना की है। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जो है 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। इसमें जैन प्रभाव है, इसमें जो है जैन प्रभाव है। इसमें राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलाई यानी कि कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री, अब माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। माधवी की पुत्री होती है और जो है राजकुमार उदय कुमारन एवं मणिमेकलाई कोवलन एवं नर्तकी माधवी की पुत्री की प्रेम कहानी है। इस ग्रंथ की दार्शनिक एवं शास्त्रार्थ संबंधी बातों के लिए बनाई गई है। इसका महत्व जो है मुक्त धार्मिक है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार यह बौद्ध लेखक द्विधनाथ पांचू सती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। यानी कि ये बौद्ध लेखक जो है द्विधनाथ, तो उनकी जो है पांचू सती की कृति न्याय प्रवेश पर आधारित है। कौन? तो आपका यही मणिमेकलाई। और किसके अनुसार? तो नीलकंठ शास्त्री के अनुसार। किसके अनुसार? तो नीलकंठ शास्त्री के अनुसार। कौन सा? तो न्याय प्रवेश। किसके? तो लेखक तो द्विनाथ। कौन? तो बौद्ध लेखक द्विनाथ की कृति जो है न्याय प्रवेश है, उसी पर आधारित ये कौन है? तो मणिमेकलाई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीवक चिंतामणि। जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बहुत बाद की रचना है। जीवक चिंतामणि जो है संगम काल के बाद बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुकदेवर को दिया जाता है। इसकी जो है रचना का श्रेय जैन भिक्षु तिरुतकदेवर को दिया जाता है। इसको? जीवक चिंतामणि को। सवाल है कि जीवक चिंतामणि किसके बाद की रचना है? तो संगम काल के बहुत बाद की रचना है। इसकी रचना का श्रेय किसको है? तो जैन भिक्षु तिरुतकदेवर को दिया जाता है। कहा जाता है कि तिरुतकदेवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। कहा जाता है कि आपका तिरुतकदेवर जो है पहले क्या था? चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण है। तोल्काप्पियम क्या है? तमिल व्याकरण है। 5वीं सदी के बहुत बाद बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। यानी कि 5वीं सदी के बाद जो है बहुत सी प्रसिद्ध तमिल रचनाएं नैतिक एवं दार्शनिक उद्देश्यों से लिखी गई। इसमें जो है तिरुवल्लुवर की तिरुकुरलर जो है सबसे क्या है? तो प्रसिद्ध है। तो तिरुवल्लुवर की तिरुकुलर सबसे प्रसिद्ध है। और तोल्काप्पियम जो है तमिल व्याकरण है, इसकी रचना जो है तोल्काप्पियर ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट: रामकथा का अनेक तमिल संस्करण है। रामकथा के अनेक तमिल क्या संस्करण है, जिनमें सबसे प्रसिद्ध कंबन की इरामावतारम है। कंबन की जो है इरामावतारम जो है तमिल संस्करण है रामकथा की, जो सबसे प्रसिद्ध है। और जब आपका रामानंद सागर जो है रामायण बनाए हैं, उसमें जो है आपका तुलसीदास का रामायण, महाभारत अति आपका वाल्मीकि चरित्र और कंबन की जो तमिल संस्करण है रामकथा के, उसका भी इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया। संगम साहित्य के काव्य को 2 श्रेणियों में बांटा गया, अकम और पुरम। संगम साहित्य के काव्य को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो 2 श्रेणियों में बांटा गया। किसमें? अकम और पुरम में। अकम काव्यों का मूल विषय प्रेम प्रसंग है, यानी अकम काव्यों का मूल विषय क्या है? तो प्रेम प्रसंग है। जबकि पुरम काव्यों का विषय क्या है? तो युद्ध है। पुरम का
काव्य का जो विषय क्या है, तो युद्ध है, यानी कि युद्ध। पूरम काव्य युद्ध से संबंधित है, और अकम जो है प्रेम संबंधी, यानी इना मीना टीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य में हमें तमिल प्रदेश के 3 राज्यों चोल, चेर तथा पांड्य का विवरण प्राप्त होता है। उत्तर पूर्व में चोल, दक्षिण पश्चिम में चेर, उत्तर पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। यानी कि उत्तर पूर्व में चोल थे, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित है। ये किससे पता चलता है, तो संगम साहित्य से पता चलता है। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पेज। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली चोलों का राज्य था। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली किसका राज्य था, तो चोलों का राज्य था। यह पेन्नार तथा दक्षिणी वेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा करिकाल था। किसका, तो चोलों का। तो सवाल यहाँ पर करते जाइए। संगम युगीन राज्यों में सर्वाधिक शक्तिशाली कौन थे, तो चोलों का राज था। किन नदियों के बीच स्थित था, तो पेन्नार और दक्षिणी बेल्लारू नदियों के बीच स्थित था। इसका सबसे प्रतापी राजा कौन था, तो करिकाल था। करिकाल ब्राह्मण मतानुयायी था। करिकाल कौन था, तो ब्राह्मण मत को मानने वाला था, और इसने ब्राह्मण धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान किया, और इसने जो है ब्राह्मण धर्म को ही राजकीय संरक्षण प्रदान किया। पत्तिन पालई में करिकाल का जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। पत्तिन पालई में जो है करिकाल का जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। पत्तिन पालई में करिकाल के जीवन और सैन्य अधिग्रहण को दर्शाया गया है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेड़ी युद्ध का उल्लेख मिलता है। संगम साहित्य के विभिन्न कविताओं में बेड़ी युद्ध का उल्लेख मिलता है, जिसमें करिकाल ने पांड्य तथा चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। यानी कि संगम साहित्य के विभिन्न कविता में बेड़ी युद्ध का क्या मिलता है, तो उल्लेख मिलता है। इसमें क्या है कि करिकाल जो है चोलों का सबसे प्रतापी राजा था। इसने जो क्या किया है कि पांड और चेर सहित 11 राजाओं को पराजित किया था। इसका इसमें जो है उल्लेख है संगम साहित्य में। उसने पुहार या कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की। किसने की, तो करिकाल ने की। किसकी, तो पुहार और कावेरी पत्तनम शहर की स्थापना की, और अपनी राजधानी उरायूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। और जो है अपनी राजधानी उरायूर से कावेरी पत्तनम में स्थानांतरित की। उसने तो यही ने करिकाल ने। इसने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध बनवाया। इसने जो है कावेरी नदी के मुहाने पर क्या किया, तो बांध बनवाया तथा सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया किसने, तो करिकाल ने। पेरुना नुन्नु पादई में करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया है। पेरुना नुन्नु पादई में जो है करिकाल को संगीत के सप्त स्वरों का विशेषज्ञ बताया गया। 7 स्वरों का क्या था, विशेषज्ञ था कौन, तो करिकाल। किसने बताया गया, पेरुनानु पादे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संगम युग का दूसरा राज चेरू का था। संगम युग का दूसरा राज किसका था, चेरू का था, जो आधुनिक केरल प्रांत में स्थित है। जो आधुनिक केरल के प्रांत में स्थित था। इस राज के कुछ प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल लगभग 130 ईस्वी, नेंदुजीरल आदन 155 ईस्वी, सेनगुट्टवन 180 ईस्वी। यानी कि चेरू के प्रमुख राजा हुए उदयनजीरल और नेंदुजीरल आदन सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि ग्रहण की। सेनगुट्टवन जो है अधिराज की उपाधि ग्रहण की। इसने जो है पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। इसने जो है पत्नी नामक जो है धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। किसने, तो सेनगुट्टवन ने। सवाल है कि सेनगुट्टवन ने किसकी उपाधि ग्रहण की, तो अधिराज की। इसने क्या किया, तो पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में क्या किया, तो आपका प्रतिष्ठित किया। समाज में प्रतिष्ठित किया किसने, तो पत्नी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था। संगम युग का तीसरा राज पांड्यों का था, जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। जो कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसकी राजधानी मदुरा थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, तो मदुरा थी। पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन जो है लगभग 210 ईस्वी सबसे शक्तिशाली था। यानी पांड्य राजाओं में नेंडुजेलियन जो था सबसे शक्तिशाली राजा था। और पांड्यों की राजधानी कहाँ थी, तो कावेरी के दक्षिण में स्थित थी। इनकी राजधानी जो है मदुरा में थी। राजधानी कहाँ थी पांड्यों की, तो मदुरा में थी। और पांड्यों जो है केरल के दक्षिण में स्थित थे। और इनका सबसे जो है शक्तिशाली राजा था नेंडुजेलियन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्य
पांड्यों का पहला अभिलेख मेगास्थनीज ने किया है। पांड्यों का पहला उल्लेख जो है किसने किया है? तो मेगास्थनीज ने किया है। उसने इस राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया। इसने जो है इस राज्य को मोतियों के लिए क्या बताया? तो प्रसिद्ध बताया था। किसको? तो मदुरा को, यानी पांड्यों को। नल्ली व कोंडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। नल्ली व कोंडन जो है, नल्ली व कोंडन संगम युग का अंतिम ज्ञात पांड्य शासक था। चलिए आगे देखते हैं। संगम युग में राज्य को मंडल कहा जाता था। संगम युग में जो है राज्य को क्या कहा जाता था? तो मंडल कहा जाता था। राजा का जन्मदिन जो है पेरुनल कहलाता था। राजा का जन्मदिन जो है पेरुनल कहलाता था। संगम युग में मंत्रियों को अमाई चान या अमाई चार कहा जाता था। संगम युग में जो है मंत्रियों को अमाई चान या अमाई चार कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे नालवई कहा जाता था। यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। यह राजा के साथ जो है न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा जो है यह राजा के साथ न्याय का कार्य करता था। नालवई राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामले की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। राजा का न्यायालय को मनरम कहा जाता था। राजा के न्यायालय को क्या कहा जाता था? तो मनरम कहा जाता था। तो सवाल है कि मनरम किसको कहा जाता था? तो राजा के न्यायालय को मनरम कहा जाता था। चलिए ऊपर से देखते हैं। संगम युग में मंत्रियों को क्या कहा जाता था? तो अमाईचान या अमाईचार कहा जाता था। अगला देखते हैं। राजधानी में एक राज्यसभा होती थी जिसे क्या कहा जाता था? तो नालवे कहा जाता था। अगला, यह राजा के साथ क्या करता था? तो न्याय का कार्य करता था। राजा देश का प्रधान न्यायाधीश तथा सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई की अंतिम अदालत होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोरी तथा व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। चोरी कीजिए चाहे व्यभिचार के अपराध के लिए मृत्युदंड दिया जाता था। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। झूठी गवाही देने पर जीभ काट ली जाती थी। भूमि कर नकद तथा अनाज दोनों रूपों में अदा किया जाता था। भूमि कर जो है नगद में तथा अनाज दोनों रूप में अदा किया जाता था। संभवतः यह उपज का छठा भाग होता था। संभवतः जो उपज का क्या होता था? तो छठा भाग होता था। किंतु कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। किंतु जो है कभी कभी इसे बढ़ाया जाता था। व्यापारियों से सीमा शुल्क एवं चुंगी वसूल की जाती थी। व्यापारियों से जो है सीमा शुल्क और चुंगी वसूल की जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के सेनापति को एनाडी की उपाधि दी जाती थी। सेना के अग्र टुकड़ी को टूसी, सेना के अग्र टुकड़ी को टूसी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना के अग्र टुकड़ी को टूसी तथा पिछले टुकड़ी को कूले कहा जाता था। सेना में बेलाल यानी कि घनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना में जो है बेलाल यानी कि धनी कृषक भर्ती किए जाते थे। सेना चतुरंगणी होती थी। सेना जो है चतुरंगणी होती थी जिसमें अश्व, गज, रथ और तथा पैदल सिपाही सम्मिलित हैं। सेना चतुरंगणी होती थी जिसमें जो अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को बुलाया जाता था। नगाड़ा एवं शंख बजाकर सैनिकों को क्या किया जाता था? तो बुलाया जाता था। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। युद्ध भूमि में वीरगति पाने वाले सैनिकों के सम्मान में पत्थर की मूर्ति बनवाए जाने की प्रथा थी। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या बिरक्कल कहते थे। इस प्रकार की मूर्तियों को नड्डुकल या बिरक्कल कहते थे। युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकिरुतल कहा गया है। यानी कि युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करने की प्रथा को संगम कविताओं में वटकिरुतल कहा गया है। राजा अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। राजा जो है अपने आवास की रक्षा के लिए सशस्त्र महिलाओं को तैनात करता था। युद्ध में बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। युद्ध में जो है बंदी स्त्रियों को दासी बनाकर उनसे मंदिरों में दीपक जलाने का कार्य कराया जाता था। संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। संगम काल में जो है संगम काल में समय जानने के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। आगे हम लोग देखते हैं समकालीन कुछ अन्य वर्ग। पुलयन जो है दस्तकारों का एक वर्ग जो रस्सी तथा पशु चर्म की सहायता से चरपाई एवं चटाई बनाने का कार्य करता था। पुलयन जो था दस्तकारों का एक वर्ग था जो रस्सी तथा पशुओं के चर्म की सहायता से चरपाई और चटाई बनाने का कार्य करते थे। एनियर जो है शिकारियों की एक जाति थी। मलवर जो है लूटपाट करने वाली जाति थी। तमिल प्रदेश में ब्राह्मणों का उदय सर्वप्रथम संगम काल में हुआ, जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। यानी कि जो समय का
सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। यानी कि तमिल प्रदेशों में जब ब्राह्मणों का उदय कब हुआ, तो संगम काल में ही हुआ, और जो समय का सबसे प्रतिष्ठित वर्ग था। इसकी हत्या को सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। इसकी हत्या का जो है सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। संगम कालीन ब्राह्मण मांस भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। संगम कालीन जो ब्राह्मण थे मांस का भक्षण करते थे तथा सूरा पीते थे। देखिए क्या गजब कहती है, मांस कर रहा है, सूरा पी रहा है, यानी कि मदिरा। और उसके बाद ऐसे लोगों का जो है अगर आप हत्या कीजिएगा तो आप जो है अपराधी बन जाइएगा। मतलब राक्षस कोई है और उसको कोई मार रहा है तो वो अपराधी हो गया। क्या बात है। यानी कि मांस भक्षण, यानी कि जानवरों को मार रहे हैं, ठीक है, उसमें जीव नहीं है क्या? जानवरों को मारने का अधिकार किसने दिया है? जानवरों को मारकर भक्षण कर रहे हैं, खा रहे हैं, और इनको कोई मदिरा पी रहे हैं और इनकी कोई हत्या कर रहा है, तो जो क्या गया है, अपराध माना जा रहा है। क्या नौटंकी है। ब्राह्मणों के पश्चात संगम युगीन समाज में वेल्लार वर्ग का स्थान था। ब्राह्मणों के पश्चात जो है संगम युगीन समाज में जो है वेल्लार वर्ग का स्थान था। इसका मुख्य पेशा कृषि कर्म था। इसका मुख्य पेशा क्या था? तो कृषि कर्म था। चलिए, अगर ब्राह्मण अच्छे काम करते, अच्छे चीज़ करते, मान लेते हैं, ठीक है, कि अपराध है, लेकिन इस तरह के कोई काम करें और उसके बाद से कोई इसका अपराध करे, यानी कि कोई ये लोग गलत काम करे तो कोई बात नहीं। ये किसी को छेड़े, कुछ भी करे तो इनको अपराध नहीं है, लेकिन कोई और करे तो मतलब अपराध है। क्या बात, क्या मतलब न्याय है, मानना पड़ेगा। चलिए, तो ब्राह्मणों के पश्चात जो है संगम युग समाज में बेलार वर्ग का स्थान था, जिनका जो है इसका मुख्य पेशा कृषि यानी कर्म था, कृषि का काम था। बेलार के प्रमुख को वेलिर कहा जाता है, यानी कि बेलार यानी कृषकों के जो प्रमुख होता था उसको बेलिर कहा जाता था। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। खेतों में काम करने वाले मजदूरों को कडेसियर कहते थे। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया। संगम साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि संगम साहित्य में जो है दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है। किस साहित्य में जो है व्यापारी वर्ग को वेनिगर कहा गया है? तो संगम साहित्य में। व्यापारी वर्ग को संगम साहित्य में क्या कहा है? तो वेनिगर कहा गया है। संगम साहित्य में दास प्रथा का अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि संगम साहित्य में जो है दास प्रथा के अस्तित्व का प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कि दास नहीं बनाए जाते थे। तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में विवाह के संस्कार के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। यानी कि तोल्कापियम नामक तमिल रचना से ज्ञात होता है कि संगम काल में जो है विवाह को संस्कार के रूप में मान्यता दी गई थी। इसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में वर्णित विवाह के 8 प्रकारों ब्रह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस, पैशाच का उल्लेख मिलता है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। प्रणय विवाह की मान्यता दी गई थी, जिसे पंचतीर्णय कहा गया है। एक पक्षीय प्रणय को ककीकणयी और अनुचित प्रणय को पेरुंदिणयी कहा गया है। पेरुंदिणयी कहा गया है अनुचित प्रणय को, और एक पक्षीय प्रणय को ककीकणयी कहा गया है। संगम काल में चावल मुख्य खाद्यान्न था। चावल जो है मुख्य खाद्यान्न था, किसमें? तो संगम काल में। इसे दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया था। इसमें जो है इसे जो है दूध में मिलाकर सांभर नामक खाद्यान्न तैयार किया जाता था। नर्तकियों और गायकों के दल जो है घूम घूम कर लोगों का मनोरंजन किया करते थे, यानी कि नर्तकी हो गए चाहे गायक हो गए, इनका दल जो है घूम घूम कर लोगों का क्या करते थे? तो मनोरंजन किया करते थे। संगम साहित्य में इन्हें पाड़र, संगम साहित्य में जैसे पाड़र व बिडलियर कहा गया है। पाड़र और बिडलियर कहा गया है। तमिल साहित्य में मचेलियर तमिल साहित्य में मचेलियर तथा ओवैयर जैसे कवियत्रियों की चर्चा हुई है, जिससे स्पष्ट है कि इस काल की स्त्रियां सुशिक्षिता होती थी। संगम काल के लोग कौवे को शुभ पक्षी मानते थे। संगम काल के लोग जो है कौवे को शुभ पक्षी मानते थे, जो अतिथियों के आगमन की सूचना देता था। कौवे नाविकों की सही दिशा का भी बोध कराते थे। कौवे जो है नाविकों को सही दिशा का भी बोध कराते थे। इस कारण सागर के मध्य पर चलने वाले जहाज़ों के साथ इन्हें जो है ले जाया जाता था। इस कारण जो है सागर के मध्य चलने वाले जहाज़ों के साथ इन्हें ले जाया जाता था। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। संगम काल में जो है समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें बीरगल अथवा वीर प्रस्तर कहा जाता था। इन्हें जो है
बीरगल अथवा वीरप्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी होते थे। प्रायः युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों को सम्मान में खड़े किया जाता है। प्रायः जो है युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में जो है इनको खड़े किया जाते थे। संगम काल में चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। संगम काल में जो है चोलों की समृद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो उनका सुविकसित वस्त्र उद्योग था। पांड्य राज में कोक्कई, सालियूर एवं चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। पांड्य राज में जो है कोक्कई, सालियूर और चेर राज में बंदर प्रमुख बंदरगाह था। कोक्कई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोक्कई जो है मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोरोमंडल जो है समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का एक प्रमुख बंदरगाह था। यानी कि कोरोमंडल समुद्र तट पर पुदुचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित अरिकमेडु चोल वंश का क्या था? प्रमुख बंदरगाह था। इस बंदरगाह से रोम के साथ क्या होता था? तो व्यापार होता था। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। 1945 ईस्वी में हुई यहाँ की खुदाई से एक विशाल रोमन बस्ती का पता चला है। यहाँ मनकों का निर्माण का कारखाना भी था। यहाँ जो है मनकों का निर्माण का कारखाना भी था। पेरिप्लस में अरिकमेडु को पेडुक कहा गया है। पेरिप्लस में जो है अरिकमेडु को पेडुक कहा गया है। नोट, संगम काल में ही मिस्र के एक नाविक हिप्पोलस ने मानसूनी हवाओं के सहारे बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि खोजी। संगम काल में ही जो है मिस्र के एक नाविक था हिप्पोलस ने, इसी ने जो है मानसूनी हवाओं के सहारे जो है बड़े जहाज़ों से सीधे समुद्र पार कर सकने की विधि को खोजा था। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन था। तमिल देश का प्राचीन देवता कौन था? तो मुरुगन था। कालांतर में उसका नाम सुब्रमण्यम हो गया। कालांतर में उसका नाम क्या हो गया? तो सुब्रमण्यम हो गया। और स्कंद कार्तिकेय के साथ उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। और स्कंद कार्तिकेय के साथ जो उसका तादात्म्य स्थापित कर दिया गया, यानी कि कार्तिकेय को ही मुरुगन कहा जाता है तमिल में। हिंदू धर्म में स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है। हिंदू धर्म में जो है स्कंद कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना गया है। स्कंद का एक नाम कुमार भी है। स्कंद का एक नाम जो है कुमार भी है। और तमिल भाषा में मुरुगन शब्द का यही अर्थ है। तमिल भाषा में जो है मुरुगन शब्द का यही अर्थ होता है। मुरुगन का प्रतीक मुर्गा माना जाता था। मुरुगन का प्रतीक जो है मुर्गा माना जाता था। तब उसके विषय में यह मान्यता था कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। तथा उसके विषय में यह मान्यता थी कि उसे पर्वत पर क्रीड़ा करना अत्यधिक प्रिय है। उसका अस्त्र बर्छा था। उसका अस्त्र क्या था? बर्छा था। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को मुरुगन की पत्नियों में से माना जाता है। कुर्वस नामक एक पर्वतीय जनजाति की स्त्री को जो है मुरुगन की पत्नियों में माना गया है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात है। वर्ण का सामाजिक वर्गीकरण संगम कवियों को ज्ञात था। संगम साहित्य में पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया है, जिसे अनकु कहा जाता था। संगम साहित्य में जो है पवित्र या जादुई शक्तियों में विश्वास जताया गया, जिसे अनकु कहा जाता है। इस तरह से संगम टॉपिक भी समाप्त हुआ। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ, आप लोग भी अपना दोस्त मान सकते हैं अगर मानना चाहें तो। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मुझे टीचर बनने में कोई दिलचस्पी है। मैं फ्री में पढ़ाने के लिए आया हूँ, फ्री में पढ़ाऊँगा। और मैं यहाँ पर कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूँ। बाकी के टीचरों की तरह बाकी के जो यूट्यूब चैनल हैं, चाहे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं उसके बाद अपना एप्लीकेशन बनवाकर उस पर जो है पढ़ाना शुरू करते हैं, कोर्स बेचते हैं, तो मैं वो कोर्स बेचने वाला काम नहीं करूँगा। क्योंकि मैं ना ही टीचर हूँ, ना ही मैं बिजनेसमैन हूँ, ना ही मैं धंधा करने वाला इंसान हूँ। मैं एक आप ही की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ और आपका दोस्त हूँ। तो एक दोस्त से जिस तरह से आप बात करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, बात कर लेते हैं, मिल लेते हैं, उसी तरह से आप अपने आप को जो है समझिए और मैं आपको अपना दोस्त ही समझता हूँ। तो मैं आपको फ्री में पढ़ाऊँगा हमेशा। तो अभी तो मेरे पास उस तरह का व्यवस्थाएँ नहीं है कि मैं आपको उस लेवल का पढ़ा सकूँ। बस जब भी मेरे पास उस तरह की व्यवस्थाएँ आएगी तो मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा जिस लेवल की जो है बड़े-बड़े कोचिंगों में लाखों में जो है कोर्स बेची जाती है और वहाँ पर पढ़ाई जाती है उस लेवल का। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, जिस दिन मेरा जो है मेरे पास आइडिया है पढ़ाने का और वो आइडिया जो है किसी के पास नहीं है। तो मैं आने वाले समय में बस उस चीज़ जो चाहिए, जो भी पढ़ाने के लिए एक आपका जो भी पढ़ाने के लिए जो संसाधन चाहिए वो मेरे पास नहीं है। मैं जैसे तैसे मतलब मुश्किल से पढ़ा पाता हूँ, समझा पाता हूँ। तो वो चीज़ मेरे पास नहीं है। जिस दिन मेरे पास वो चीज़ आएगा तो मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाऊँगा। रही बात कंटेंट बनाने की, तो किसी भी सब्जेक्ट का आज के समय में कंटेंट बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में बन जाती है। पहले थोड़ा मुश्किल था, अब बहुत ही आसान हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। तो आने वाले समय जो है आपका क्वांटम तकनीक पर रिसर्च हो रहा है। आने वाले समय में क्वांटम तकनीक आएगी तो वो तो और भी ज़्यादा एडवांस होगी।
तो बाकी जो टीचर हैं आधे घंटे में 1 घंटे में जो है उनकी टीम है, आधे घंटे 1 घंटे में कंटेंट बन जाता है, उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन मेरे पास जो आइडिया है, उस आइडिया पर काम मुझे करने में और उसको पूरा करने में कम से कम 6 से 1 साल के बीच समय लग जाएगा। 6 महीने भी लग जाएगा या 1 साल भी लग सकता है। तो मेरे पास एक आइडिया है जो अभी किसी भी टीचर के पास नहीं है, पूरे इंडिया में किसी भी टीचर के पास नहीं है। तो जिस दिन मेरे पास वो सारे संसाधन हो जाएँगे, मैं उस आइडिया को उस पर काम करना शुरू करूँगा और उस पर काम करने में मुझे 6 महीने लगेंगे। क्योंकि कंटेंट बनाने में मुझे 6 महीने लगेंगे, 6 महीने से 1 साल भी लग सकता है। तो मैं उस पर कंटेंट पर काम करूँगा, उसके बाद आपके सामने उस कंटेंट को प्रस्तुतिकरण करूँगा, आप देखेंगे और आप कहेंगे कि हाँ, इस तरह से आज तक किसी भी टीचर ने नहीं पढ़ाया है। तो चलिए, तब तक हमें इजाज़त दीजिए अपने दोस्त को। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। मुझसे जो भी गलती हुई होगी, आप अपना दोस्त समझकर माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, ना ही मुझे टीचर बनने का कोई शौक़ नहीं है, ना ही मैं कोई बिजनेसमैन हूँ, ना ही मैं कोई कोर्स बेचने के लिए आया हूँ, ना ही मैं कभी कोर्स कोई बेचूँगा। तो मेरा आपसे आप लोगों से वादा है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने माता-पिता, परिवार, समाज, अपने देश का ख्याल रखिए। अपने माता-पिता, परिवार, अपने समाज को प्यार दीजिए, अपने देश से प्यार कीजिए, सबका ख्याल रखिए, सबका सम्मान कीजिए। लाइफ में सफल बनिए, सफलता की ऊँचाइयों को प्राप्त कीजिए और इसी के साथ हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मेहनत करने के लिए जो है आपकी लाइक, सब्सक्राइब हमें जो है प्रोत्साहित करती है और हम इससे प्रोत्साहित होकर और भी अच्छे जो है बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। अगर किसी का कोई सुझाव हो, वो दे सकता है। मुझे सुझाव सुनना पसंद है, जानना पसंद है। कोई सुझाव हुआ तो दे सकता है, बता सकता है, उस पर अमल करूँगा। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।